नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक दफ़े फिर से सरल इन्वेस्ट विद कौशिक वीडियो के अगले संदर्भ में। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। अलग मतलब कुछ अनिश्चितताओं पर। अनिश्चितताएं मतलब जिस हिसाब से आजकल पिछले साल डेढ़ साल में मार्केट में अनिश्चितताओं का दौर है, स्टॉक मार्केट में उथल पुथल है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में कई स्टॉक्स निगेटिवली परफॉर्म कर रहे हैं। कई एक एग्जाम्पल ऐसे आते हैं जिसमें कि स्टॉक डीलिस्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारे कई एक इन्वेस्टर, कई एक हमारे मित्रों का सवाल था कि क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी अगर बंद हो जाए तो हमारे निवेश का क्या होगा। उन्हीं की व्याख्या आज हम अगले चरण में करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्टॉक क्लोजर के सिनेरियो में, अगर कोई भी अगर स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाता है जैसे कि NSE या BSE पे, तो इट्स नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इनटू निफ्टी इंडेसेस। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो बिल्ट होती है एक्टिव स्टॉक्स के लिए। डीलिस्टिंग जो होती है इट मे बी या तो वॉलंटरली या कंपल्सरी, और इसके कॉमन ट्रिगर होते हैं ड्यू टू नॉन कॉम्प्लायंसेस विद द लिस्टिंग रूल, उनकी पुअर फिनेंशियल हेल्थ, मर्जर एक्विजिशंस, और अगर कंपनी सोचती है वो प्राइवेट चले जाएं। ऐसे एग्जाम्पल्स पे वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऐसे है जब कोई भी कंपनी खुद डिसीजन लेती है कि लेट देम रिमूव फ्रॉम द एक्सचेंज। क्यों? बिकॉज ऑफ कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग या तो कंपनी प्राइवेट हो रही है। ऐसे केस में शेयर होल्डर के एग्जिट प्रोसेस जो होते हैं वो रिवर्स बुक बिल्डिंग की मेथड से आके जाते हैं। कंपल्सरी डीलिस्टिंग तब होती है जब कोई भी एक्सचेंज या रेगुलेटर इन्फोर्स करते हैं डीलिस्ट करने को उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। क्यों? क्योंकि रिपीटेडली वो फेल करते हैं डिस्क्लोजर और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को। तीसरा आता है फिनेंशियल डिस्ट्रेस। कभी भी कोई भी कंपनी में अगर बैंक्रप्सी होती है, इनके पास सीवियर बिजनेस ट्रबल आती हैं, तो फिर वो डीलिस्टिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। ऐसे डीलिस्टिंग प्रोसेस से कई एक स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकलने की इन्वेस्टर के साथ क्या होता है, अगर कोई भी स्टॉक पहले से डीलिस्ट हो चुका है, स्टिल अगर इन्वेस्टर के पास उसके पास शेयर हैं, दे कैन नॉट डू फर्दर ट्रेडिंग उनके मेन एक्सचेंज के थ्रू से। सो ऐसे वॉलंटरी अगर डीलिस्टिंग होती है तो शेयर होल्डर मे एग्जिट फ्रॉम द ऑफर, और अगर कंपल्सरी डीलिस्टिंग होती है तो इस कंडीशन में सेलिंग टफ हो जाती है और लिक्विडिटी क्योंकि उसकी काफ़ी पुअर होती है। अब हम आते हैं अपने असल सवाल के बारे में। म्यूचुअल फंड के केस में क्या म्यूचुअल फंड बंद हो गया तो क्या होगा? चलें इसकी व्याख्या करते हैं अलग अलग सिनेरियोस के साथ। अगर म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड हाउस अगर शट डाउन हो जाते हैं तो आपके पैसे का क्या होगा? फॉर्चुनेटली सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के मनी को सेफ रखते हैं। अब म्यूचुअल फंड की स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी जरूरी होती है। म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर में एक AMC या फंड हाउस का एक बड़ा योगदान होता है। आप बताएंगे AMC होती क्या है? AMC मैनेज करती है पूल इन्वेस्टर को थ्रू डिफरेंट म्यूचुअल फंड जो कि स्टॉक्स, बॉन्ड से दूसरे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, और अपने फंड के ऑब्जेक्टिव को मेंटेन करने के तहत वो एक चार्जिंग फीस भी करते हैं, और ये फीस उनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कंप्लायंस और इन्वेस्टर के हितों के साक्ष्य में रख के उसके लिए वो चार्ज करते हैं। फंड हाउस सेम लाइक AMC, वो क्या करते हैं? दे यूज इंटरचेंजेबिलिटी फॉर द फर्म्स लाइक HDFC AMC, SBI म्यूचुअल फंड जो कि ऑपरेट करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए। सो इनका कमोबेश रोल 3 तरह से होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स से फंड को कलेक्ट करते हैं, उन फंड की पूलिंग करते हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, अलग अलग स्टॉक में ख़रीदारी करते हैं। फिर वो फंड मैनेजर को और रिसर्च एनालिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं जो कि उन सारे रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करें और मैनेज करें सारे रिस्क को। और आखिरी चीज़ें उनका ज़रूरी ये होता है कि किसी भी डिस्क्लोजर्स के लेके सेबी की ओवरसाइट की नज़र रखते हुए भी हर डॉक्यूमेंटेशन की, हर रेगुलेटरी इंफॉर्मेशंस की ट्रांसपेरेंसी रखें। अगर म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को आप देखें तो कोई भी AMC आपकी मनी को होल्ड नहीं करती है। उनका
प्योरली काम एक्ट एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि कोई भी स्टॉक्स या बॉन्ड को कब सेल करना है या बाय करना है। म्यूचुअल फंड मैनेजर जब कभी भी किसी भी सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इंडिपेंडेंट एंटिटी, जिसको कस्टोडियन कहते हैं। कस्टोडियन यानी कि सेफ कीपर। कस्टोडियन रिलेटिवली हाईली रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। वो यूजुअली बड़े साइज के बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक या एसबीआई, एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के तहत होते हैं। ये क्या करते हैं, जब कभी भी कोई इन्वेस्टर अगर एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू मनी पार्क करता है, मनी वहाँ से डेडिकेटेड बैंक अकाउंट के पास जाती है स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत, जो कि हैंडल किए जाते हैं कस्टोडियन के द्वारा। म्यूचुअल फंड ऑफ हाउसेस में लोगों के हितों को, लोगों के इन्वेस्टमेंट को डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी में रखने के लिए 2-3 लेयर इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ्रॉड को प्रिवेंट करते हैं और इंटरेस्ट की कॉन्फ्लिक्ट का सामंजस्य रखते हैं। सो उसमें 3 लेयर आते हैं। पहला स्पॉन्सर जो कि प्रोमोटर, दूसरा ट्रस्टी जिन्हों वॉचडॉग्स कह सकते हैं, और तीसरा एएमसी, दोज ब्रेन हु आर टेकिंग द रिस्क। स्पॉन्सर वैसी कंपनी जो कि एस्टेब्लिश करती है म्यूचुअल फंड को, जैसे कि निपन म्यूचुअल इंडिया फंड या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। ये स्पॉन्सर जो होते हैं कंपनी के प्रोमोटर होते हैं। सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी फंड के सेटअप करने के लिए टू क्रिएट पब्लिक ट्रस्ट। ट्रस्टी, कोई भी स्पॉन्सर एक बोर्ड को अपॉइंट करते हैं टू बिकम अ ट्रस्टी। सो म्यूचुअल फंड की पूरी एसेट इसी ट्रस्टी के द्वारा मैनेज की जाती हैं, और ये ट्रस्टी इंटरनल रेगुलेटर होते हैं जो कि किसी भी एएमसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं सेबी की गाइडलाइन के। आखिर में आता है एएमसी। सो ट्रस्टी एएमसी को हायर करते हैं। एएमसी कोई नहीं, बेसिकली ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिसमें कि फंड मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट और उनकी कंप्लीट टेक्निकल टीम होती है, जो कि डेली ट्रेडिंग की डिसीजन लेते हैं, और इनकी सारी मेंटेनेंस के लिए एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो एमएफ एजेंसीज लेती है इन्वेस्टर से, जो कि उनकी पूरी देखरेख की एक्सपेंसेस में काउंट होती हैं। आता है $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या कोई भी एएमसी क्लोज डाउन हो सकती है? जवाब है यस, लेकिन अलग अलग इसकी भी रूपरेखा होती है। कोई भी एजेंसी अगर म्यूचुअल फंड बिजनेस को वाइंड अप करना चाहते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी लो है, स्ट्रेटजी अगर वो चेंज करते हैं टुवर्ड्स मर्जर और कोई रेगुलेटर इशू, तो फिर उस कंडीशन में उसमें रीस्ट्रक्चरिंग होती है। सो उनकी आप मोटी मोटी 3-4 भागों में उसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। सो मेन रीज़न है नंबर 1 बिजनेस एग्जिट और सेल। अगर कोई भी स्मॉल एएमसी होती है या फॉरेन एएमसी होती है जो कि हाई कंपटीशन के कारण या फिर लो एयूएम के कारण अगर वो लार्ज प्लेयर्स की तुलना में कॉम्पिटिटिवनेस की वो अगर वो निकलना चाहते हैं, तो दे कैन एग्जिट फ्रॉम द बिजनेस। दूसरा पॉइंट आता है मर्जर एक्विजिशन। अगर कोई एएमसी अगर किसी स्कीम मर्जर के थ्रू आते हैं तो पुरानी स्कीम वहाँ पे अबॉर्ट हो जाती है, दे आर डाइल्यूटेड इनटू द न्यू स्कीम मर्जर। तीसरी आती है रेगुलेटरी एक्शन, यानी सेबी कई बार नॉन कंप्लायंस, फ्रॉड और वायलेशन के कारण भी उस एएमसी को बंद करना होता है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द स्क्रिप्ट, अगर फंड हाउस की कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होता है, तो फिर वो वहाँ पे उनको बंद करना पड़ता है। और आखिरी चीज़ लिक्विड क्राइसिस। किसी भी फंड हाउस ने अगर इन लिक्विड होल्डिंग्स को रखा है और उसके ऊपर रिडम्पशन के प्रेशर ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में उसको एएमसी को क्लोज करना पड़ सकता है। अब इसमें आते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि इन्वेस्टर की जो मनी होती है सिट्स विथ ट्रस्टी नॉट विद द एएमसी एज पर सेबी मैंडेट। यानी अगर एएमसी चाहे तो म्यूचुअल फंड को मर्ज करे या तो फुल रिडम्पशन करे या एग्जिट हो, there will be no full AMC closure occurred in India recently। ज़्यादातर केस में ये एग्जिट करते हैं थ्रू सेल्स। इनकी इंफॉर्मेशन आखिर इन्वेस्टर तक आती कैसे हैं? सो अगर कभी जैसे ऊपर बताए हुए कंडीशन में अगर कोई एएमसी अगर किसी स्क्रिप्ट को क्लोज करती है, इसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल मेल थ्रू उनके ईमेल्स थ्रू एसएमएस, अगर एसआईपी पॉज की नोटिफिकेशन आती है वो आपके आती है, रिडेम्पशन लिमिट्स की नोटिफिकेशन आती है वो बताते हैं, नैव की कंटिन्यू की नोटिफिकेशन वो आपको बताती है। यानी इन्वेस्टर्स तक सारी इन्फॉर्मेशन इन लाइन आती है सेबी के तत्वाधान में।
आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ऑप्शन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर। कभी भी अगर कोई भी एएमसी अगर बंद करते हैं किसी स्क्रिप्ट को, तो इसके लिए क्लियर से भी मैंडेट है कि कम से कम 30 डेज प्रायर नोटिस जाएगी इन द टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। सो आपके पास कई एक ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, रिडीम यूनिट। आप एग्जिस्टिंग फंड से एग्जिट हो जाएं फुली या पार्शियली, आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। दूसरा, एक्सेप्ट द स्कीम ट्रांसफ़र। अगर कोई स्कीम मर्ज हो रही है, स्कीम अगर ट्रांसफ़र हो रही है, तो आप उसको बेशक एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसी से आपकी नैव ट्रांसफ़र होके नए यूनिट के साथ आपको मिलेगी, जो कि आपके पोर्टफोलियो में रहती है। तीसरा, वोट फॉर चेंजेस। अगर आपके पास कोई भी कोलेटरल अगर चेंजेस आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आते हैं, तो यू कैन ऑफकोर्स वोट फॉर द चेंजेस। और तीसरी चीज़ आखिरी जो है, डू नथिंग, नो नीड टू टेक द एक्शन। स्कीम टिपिकली ट्रांसफ़र थ्रू द ऑटोमेटिकली टू द न्यू एएमसी। नए एएमसी में पास आके आपके पास जो भी नए नैव मिलते हैं, यानी ट्रांसफ़र ऑफ द नैव की जो वैल्यू होती है, यू विल बी हैविंग द सेम। सो नो रिस्क ऑन दैट। अब कंक्लूजन पे आते हैं। बहुत ही सिंपल बात, अगर किसी कारण से आपकी एएमसी शट डाउन हो जाती है, डोंट वरी। मर्जर हमेशा फंड के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के अंदेशे से होती हैं। सो इसलिए स्टे इन्वेस्टेड, ऑब्जर्व द कंपनीज ग्रोथ। अगर आपको आपकी पीरियडिक स्टडी से या फिर आपके एडवाइज़र के स्टेटमेंट से लगे कि आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, यू कैन ऑलवेज सेल योर यूनिट विदाउट पेइंग एनी एग्जिट चार्जेस। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और एडवांटेज भी होगी। सदा अपने निवेश का ख्याल रखें। धन्यवाद। कौशिक।